एग्जाम्पल कौन सा है, बात समझे कि नहीं, उसमें पढ़ना कई बार पूछा गया है। एक और बताए थे, नेशनल इनकम निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनकम का एग्जाम्पल है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स के, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। मैंने कहा भी था कि ऐसे मान लीजिए पीडी खरीदते हो, पीडी ले लो या कोई क्रॉनिकल ले लो, तो कोई भी हो एक मैगजीन पढ़ोगे, कोई भी ले लो, लेकिन हमारी एक हैबिट में होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो सबसे टिपिकल चैप्टर उसमें कौन सा लगता था, इकोनॉमिक्स का। स्टार्टिंग में राष्ट्रीय घटनाएं होती थी, भारत देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए, बड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में, संबंध क्या है। लेकिन जहाँ पर वो लिखा रहता ना C+P+C+2, तो ये समझ में नहीं आता था आखिर क्या लिखा रहता ना, समझौता बराबर C++, तो नहीं पढ़ पाते थे। व्यक्तिगत बता रहे हैं अपनी बात कि आखिर C++ क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकल था वो। लेकिन जहाँ वो बैठे हैं, मीटिंग किए, किससे मिलने के, बड़ा अच्छा लगता था, और पॉलिटिकल चीज़ें अगर उसमें जुड़ गई तो और अच्छा होता था। लेकिन जहाँ पर इकोनॉमिक्स का शुरू होता था तो वो 4 पन्ना पढ़ देते थे अपने आप है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था। और यही हमेशा रहा, जो सेगमेंट जो खंड हम तैयार करके नहीं गए, विश्वास रखो उसमें सवाल सही नहीं हुई, ये 100%। और जब भी रिजल्ट आया है 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर जो रुका, जो पन्ना पलटे देखे तो ये देखो एक तरफ थी, कोई शर्म की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था, ऐसे पूरा गलत होता था एक तरफ से। अब क्या किसी को दिखाएंगे क्या, नहीं तो बेइज्जती नहीं होती मित्रों में कि बताओ तुमको कुछ नहीं आता, और कहीं कहीं अच्छा हो जाता। जो पढ़े रहोगे वो अच्छा होगा ना, जो नहीं पढ़े हो। ये है कि जब लगा भैया कि नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, मरा गया कुल मिलाकर, तो हुआ धीरे धीरे करके किसी तरह फिर अंतिम पड़ाव पहुंचा जाके। तो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो, नहीं है आता कहे नहीं, चलो सब अपने स्तर से समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने कहा साधन लागत, एक लाइन में किसी वस्तु को बनाने में खर्च किया गया पैसा, या किसी वस्तु को बनाने में जितना मूल्य पूंजीपति इन्वेस्ट करेगा वह उसकी साधन लागत होगी। टैक्स उसमें जोड़कर जितने में हमको आपको मिलेगा उसकी मार्केट प्राइस, उसकी बाजार देंगे, काम खत्म। अब वो क्या लिखा है, रमेश सिंघानिया क्या लिखे हैं, ऐसा लाल क्या लिखे, उसे मतलब नहीं लिखो, तो भाषा इसी लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापार वही। अरे बहुत खराब लगता है। मैंने भी कहा नहीं था कि सुभाष कश्यप की किताब आई तो बड़ा टिपिकल लिखा, डीडी बसु बड़ा गड़बड़, अयम लक्ष्मीकांत ने इतना अच्छा लिख दिया है, क्वालिटी को खत्म हो गए ना, नहीं बिकती उनकी किताब, क्योंकि तुम वो किताब खरीदोगे जो तुम्हारे समझ में आएगी, उल्टा सीधा। अरे इतना टिपिकल क्या लिखने की जरूरत है। जैसे हिंदी के शब्द है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़, और कौन सा है तो जो, चलो लिखो, हेडिंग कुछ डाले थे, राष्ट्रीय आय की लागत, ये हेडिंग पड़ी थी। अब उसके नीचे लिखो, लिख लो किसी अर्थव्यवस्था की आय, किसी अर्थव्यवस्था की आय, किसी अर्थव्यवस्था की आय अर्थात, डैश करो, डैश करके लिखो, इसकी कुल उत्पादित, इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना साधन लागत या साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट लिख लेना बीच आगे इंग्लिश में, साधन लागत या बाजार लागत पर की गणना, साधन लागत या बाजार लागत पर की जाती है। पर की जाती है। देखो भारत में जो बना इसका मापदंड, उसमें 2 ही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एक इन्होंने फैक्टर कॉस्ट का और दूसरा मार्केट प्राइस का। अब इसमें समझाने का जो भी तात्पर्य रहा हो अर्थशास्त्रियों का, एक सीधा सा, अगर हम फैक्टर कॉस्ट को अगर ले लेंगे
तो बनने का पूरा मूल्य निकल आएगा। अगर इसको छोड़ देंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे, इसमें से टैक्स घटा देंगे, तो कुल मिलाकर जो हम चाहते हो तो हमें मिल ही जाएगा ना। इसीलिए दो ही पॉइंट दिया गया, अब चाहे जो भी अर्थशास्त्री दिया हो उस समय। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि एक बात जानते हो, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पर रही? कृषि पर, प्राइवेट सेक्टर पर। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे अभी ले लो 2022-23, 2022 और 23 का जो इकोनॉमिकल सर्वे हुआ है, उसमें यही तो कहा गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का इसका जो परसेंटेज है कम है, सबसे कम 17% के आसपास, 19 तक मैक्सिमम गया तिमाही के बाद। उसके बाद 30% के आसपास, अर्थात 29 से लेकर 30% तक सेकेंडरी का रहा, और थर्ड सर्विस सेक्टर कितना हो गया है? 53% के आसपास। अगर तुमसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय अर्थात नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? सेवा क्षेत्र का ना, यही तो पढ़े हो, सर्विस एरिया का। लेकिन अगर यही उल्टा कर दो 1947 में, तो फिर कहानी यहाँ से है। जब भारत देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में किसकी हिस्सेदारी रही? कृषि की, प्राइमरी सेक्टर की। समय बदलता चला गया, फिर सेकेंडरी की हुई, अब कंडीशन क्या है? थर्ड की। पूरा उल्टा, मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भैया किसी में 100% तो होता है, किसी चीज का 100%, और 53% अकेले किसका है? सेवा क्षेत्र का, सर्विस एरिया का। उसके बाद इसका 30%, और जो बच गया 19 साढ़े 19% वो किसका हुआ? प्राइमरी का। बात समझ में आई नहीं? वो जो प्राइमरी सेक्टर पढ़े हो ना इससे पहले, तो सारी चीजें मिलाकर ही तो बनता है। चलो इसको बाद में बता देंगे फिर से। राष्ट्रीय आय के दो लिख लिया हो ना। अब अगली हेडिंग डालो, साधन लागत। इसके दो हुए, राष्ट्रीय आय के दो। अगली हेडिंग पड़ेगी साधन लागत। पहले हेडिंग पढ़ी थी राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की लागत, इसमें दो थे, तो इसको भी लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो फैक्टर कास्ट। अब लिखो उसके नीचे साधन लागत से किसी भी वस्तु या उत्पादन के, किसी भी वस्तु या उत्पादन के बनने में, किसी भी वस्तु के, क्या लिखे हो? हाँ, के उत्पादन में, बनने में, किसी भी वस्तु या उत्पादन के बनने में जो मूल राशि लगी होती है, जो मूल राशि लगी होती है या खर्च की जाती है, वह उसकी साधन लागत कहलाती है। वह उसकी साधन लागत कहलाती है। तो बात तो वही हुई ना कि किसी चीज को उत्पादित करने में या किसी को बनाने में जितनी जो राशि लगेगी वो किसमें आएगी? साधन लागत में। ठीक है, अब आगे लिखो, एक उदाहरण लिख लो, नीचे लिखो, यदि एग्जाम्पल करके लिखो उदाहरण में, यदि किसी खिलौने, यदि किसी खिलौने को बाजार में यदि किसी खिलौने को बाजार में 10 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, 10 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, जिसमें 2 रुपया, जिसमें 2 रुपया टैक्स लगा होता है, जिसमें 2 रुपया टैक्स अर्थात कर लगा होता है, तो उस खिलौने का साधन लागत मूल्य 8 रुपया होगा।
तो उस खिलौने का साधन लागत मूल्य 8 रुपया होगा। पूर्ण विराम लगाओ। बात समझ गए ना। अब यही कोई कह दे, अब पूछा जाए मार्केट प्राइस, तो पहले ही बता दिया बाजार में कितने का बेचा जाएगा, 10 रुपए का। 2 रुपया घटा दो, 8 रुपया जो बच गया उसका साधन लागत होगी। अब आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, बाजार लागत, मार्केट प्राइस। बाजार लागत ब्रैकेट में क्या लिखोगे इंग्लिश में, मार्केट प्राइस। अब नीचे लिखो उसके, उपभोक्ता द्वारा जिस मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को उपभोक्ता द्वारा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बाजार से खरीदा जाता है वह उसकी बाजार लागत होती है। वह उसकी बाजार लागत होती है। ठीक, अब इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन करें तो ठीक नहीं लग रहा है। एक बार लिख लियो, 10 हो गया, टैक्स घटा दोगे साधन लागत। थोड़ा सा ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि तुमने भी पेपर नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का। कई बार उसने उदाहरण में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मार्केट प्राइस का है, कौन सा इसका है, कौन सा। हो सकता है दोबारा वही रिपीट कर जाए डिक्टो, तो टिकट लगाना है, समझ रहोगे। या मॉडिफाई करके थोड़ा सा कुछ और आंसर दे दे, लेकिन तुम्हारे समझने में तो आ जाएगा ना कि टैक्स घटा देंगे तो मिल जाएगा, टैक्स जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आगे हेडिंग डालो, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं अर्थात राष्ट्रीय आय की कई कॉन्सेप्ट हैं। पहला लिखो, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। आगे क्या लिखोगे, जीडीपी, वही डैश करके लिखो ग्रॉस, भाई लिख तो लोगे ही। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे नीचे लिखो, फिर बताएंगे, नीचे करके पॉइंट करके लिखो। अब लिखो, किसी देश की घरेलू सीमा के, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित निवासी ये कॉमा लगा लो, स्थित निवासी के बगल में कॉमा, उसके आगे लिखो उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम
मौद्रिक मूल्य अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक, चलो लिख लिए ना, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जब से कल चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हर लाइन में आता है अंतिम वस्तुएं एवं सेवा, वस्तु सेवा, यही पढ़ रहे हो ना बार बार, बस इसी का जो मूल्य होगा वही होगा। अब चलो, कल पढ़ रहे थे जीडीपी, अब देखो ये आ गया। जीडीपी में सबसे बड़ी बात ये होती है, तुम्हारे लिए देखो, कहने के लिए भौगोलिक सीमा कही जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है कि इसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, राजनीतिक सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। जैसे अब भौगोलिक सीमा अगर मान लो हम लिखवा दें, तो भौगोलिक सीमा में भी एक प्रश्न हम कहें कि इंडिया, जो एयर इंडिया है, ये भारत देश से चला गया दुबई हाल ही में, तो भारत की भौगोलिक सीमा को तो लांघा ना हो, फिर तो फंस जाएगा। यही तुम लोग कटाक्ष करोगे ना कि अभी आपने कहा कि भौगोलिक सीमा के अंदर ही होना चाहिए, और भौगोलिक सीमा तो लैंड से संबंधित होती है, और प्लेन जब जाएगा तो भारत देश को क्रॉस करके जाएगा, इसीलिए दोनों में अंतर होता है। समझ रहे हो? भौगोलिक सीमा, जियोग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री में अंतर होता है। अब इसका मतलब है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, कितना संबंध गड़बड़ है भारत देश से, लेकिन क्या दूतावास नहीं है पाकिस्तान में? है, भारत का एम्बेसडर रहता है वहाँ इस्लामाबाद, जहाँ उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक ऑफिस है, और यहीं का एक व्यक्ति वहाँ रहता है, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। पाकिस्तान है, अच्छे संबंध नहीं है। क्या दिल्ली में जो बना है हाउस, क्या पाकिस्तान का दूत यहाँ पे एम्बेसडर नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। ये उसकी सीमा हुई, अर्थात वो अपनी सीमा से आकर के यहाँ, ये राजनीतिक सीमा में है लेकिन भौगोलिक सीमा में नहीं है। भौगोलिक सीमा का मतलब जैसे जहाँ तुम बैठे हो, ये कमरा तुम्हारा एक भौगोलिक सीमा है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना हो सीएसएन का नाम लेकर, तो फिर राजनीतिक सीमा आएगी ना कि भौगोलिक सीएसएन कॉलेज का लंबा यहाँ से लखनऊ तक है परिचय, तो वहाँ पे बाउंड्री तुम्हारी कौन सी होगी? पॉलिटिकल, अपने संबंधों पर डिपेंड करेगी, यहाँ के जो सर हैं उनके संबंध पर डिपेंड करेगी। तो वहाँ तुम्हें कैसा लोग कैसे मिलते हैं, तुमसे बात कैसे करते हैं, तो वो किस में आएगा? राजनीतिक सीमा में। बताएगा। दूसरा, इसका कहानी कितने दिन की होती है? इसकी 1 वर्ष की, और एक लिखे हो इसका अंतिम मूल्य लिखे हो ना, किसी भी चीज का हो क्या रहा है? अंतिम मूल्य। एक तो होता है वस्तु, दूसरा क्या है इसमें? सेवा। सबसे बड़ी बात कि हालांकि जो पुराने बच्चे हैं रहे होंगे, देखो यहाँ पर जैसे मान लो जहाज की बात हुई थी, मैंने कहा अब अगर एक कल हम तुमको बता रहे थे कि जैसे टाटा एक कंपनी है, 100 रुपया मान लीजिए कमाई, और टेस्ला है या एलजी है, कोई कंपनी है 50 रुपया। फिर मैंने कल यही बात बनाया था कि 20 रुपया कोई राम आदमी है जो यूएसए में रहता है, मान लो, क्योंकि कोई भी देश आज तक ये नहीं कह सका कि उसके संपूर्ण निवासी उसी के देश में रहते हैं, हो ही नहीं सकता, तो कहेगा क्या? कमाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अब कंडीशन ये है कि अब ऐसा देखो, अब कल लगा रहे थे जीडीपी, जीडीपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? घरेलू, डोमेस्टिक। भारत देश, अब तो पूरे भारत को निकालोगे तो पूरा भारत एक घर हुआ ना, अपने परिवार का निकालोगे तो तुम्हारा घर हुआ। अगर कहा जाए कि मिश्रा जी की जीडीपी कितनी है, तो मिश्रा जी के परिवार में देखा जाएगा, भारत देश में देखा जाएगा तो पूरे भारत देश में। यहाँ इंपॉर्टेंट होता है घरेलू, डोमेस्टिक, अर्थात भारत में। अब राम तो भारत का होने के बावजूद कहाँ रह रहा है? यूएसए में। और लाइन क्या लिखे हो? एक लाइन लिखे हो, कौन सा? उत्पादन के लिए घर की सीमा के अंदर या घर की सीमा के बाहर, दोनों कहीं का आदमी हो, उसके द्वारा जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा ये जीडीपी कहलाएगा। ये तो हमारे घर की सीमा के अंदर का तो नहीं है, एलजी वाला कहाँ का है? बाहर का है, विदेशी है, उसके बाद ये हमारे यहाँ का है। लेकिन इसकी कंडीशन ये फॉलो कर रही है कि ये हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारी घरेलू सीमा के अंदर होना चाहिए। बात समझ रहे नहीं? तो कितना हो गया टोटल दोनों का? 150 जीडीपी आ गया, यही तो है। और कभी भी किसी वस्तु का, कभी भी भारत देश में अगर ये मोबाइल बनाया गया
तो ये मोबाइल मार्केट में बिकेगा कितने का, अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य लगा था कि बना कितने का, मान लीजिए 8,000 का, ठीक है। अब इसकी ये साधन लागत कितनी हो गई, 8,000। तो सरकार भैया सारी चीजें तुमको देती है, सब्सिडी दे रही है, ऐसा समझो कि सरकार सभी को चलाती है, तो उसका भी तो कुछ होगा, तभी तो मार्केट में बिकेगा। बात समझे, बजट कहाँ से आएगा? तो सरकार इस पे जो टैक्स लगा देगी वो उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी, तो जितने का हमको ये मिल जाएगा वो कहा जाएगा इसकी मार्केट वैल्यू। ठीक बात समझे कि नहीं? इसी तरीके से चाहे कोई भी सामान हो, कहने का मतलब ये हुआ कि ये मोबाइल क्या हुआ, वस्तु हुई ना, कितने का बना, टैक्स कितना आया, अंतिम में कितना मूल्य मिला, उसको बताओ। मोबाइल में ये नहीं, अच्छा कभी मोबाइल की दुकान पे जाते हो तो कभी कोई मोबाइल वाला कभी ये तुमसे कहा है कि ये तुम्हारा 2 रुपया कवर का हो गया, 1 रुपया मान लीजिए पेम्पर लगा है, 4 रुपये इसके अंदर सामान, कुछ नहीं, अंतिम मूल्य बताता है। बात समझे? या तुम अपने हिसाब से समझ लो, अगर गोलगप्पे वाले के यहाँ जाओ तो कभी कहता है कि पानी का 1 रुपया, गोलगप्पे का 2 रुपया, और जो पानी पियोगे उसका 3 रुपया, तो कुल हुआ 10 रुपया। ऐसा कुछ नहीं, 10 रुपये का 10 है, काम खत्म। अंतिम मूल्य डिसाइड करेगा वो, पहले से जुड़ा होता है, पहले से जुड़ा होता है। आलू खरीदने जाओगे तो किसान का नहीं पूछता कि 4 बार फरुआ मारा 1 रुपया, किसान 4 आदमी लगाया तो 2 रुपया। उस आलू को 1 किलो का भाव क्या है, सरकार डिसाइड करती है। कभी भी राष्ट्रीय आय निकलती है, वस्तु जो होता है, सेवा, उसका अंतिम मूल्य वैल्यू क्या आएगी, उस पर लगेगा हिसाब किताब, तब वही नेशनल आय होती है। ठीक राजनीतिक सीमा इसलिए बताए हम कि जैसे इंडिया, एयर इंडिया है, अब इसका जहाज अभी किसी को लेकर दुबई चला जाए तो तुम कहोगे कि सर जी अगर मान लीजिए दुबई चला गया, दूसरे की सीमा में चला गया, नहीं भाई, यहाँ से पैसेंजर उठाया, वहाँ छोड़ा, फिर तो वापस आया। गाड़ी कहाँ की है, भारत देश की है ना। उत्तर प्रदेश की गाड़ी उत्तराखंड जाती है, रानीखेत तक चलती है, यही तुम्हारे हरदोई से, तो क्या वो जो उसकी राष्ट्रीय आय होगी उत्तराखंड में थोड़ी कंसीडर की जाएगी, यहाँ कहीं की जाएगी ना। वो गाड़ी यहाँ का नंबर है, सामान अर्थात सामान नहीं, सवारी, सवारी को लादा, ले जा करके रानीखेत जो भी जगह हो, रानीखेत के ज़्यादा चलते हैं, ले जाके वहाँ उतार दिया। बात समझे? उसकी एक सीमा है। अब समझे कि नहीं? सर्विस का सबसे बढ़िया हम लोग उदाहरण बताए थे आप लोग का, इससे बढ़िया कोई नहीं है। आप यहाँ पढ़ने या तुम तो फ्री में पढ़ रहे हो, तुम्हारा उदाहरण तो घर से जाएगा। अगर किसी कोचिंग में जाते पढ़ लें तो वहाँ पढ़ाई करते, तो मान लीजिए पूरे महीना जो भी पैकेज हो या मंथली हो, अगर मान लीजिए तुम पैसा देते 1,000 2,000 मंथली, तो तुम पैसा देते तो या तो नोट 500 की होगी, या तो 100 की होगी, या तो 2,000 की, अर्थात जो चलन मुद्रा होगी। तो वहाँ के डायरेक्टर को पैसा दोगे तो पैसा दिखाई पड़ता है ना, कि 10 नोट दिए हो, 20 नोट दिए हो, पैसा दे दिए और तुमको हम पढ़ा दिए या कोई और पढ़ा दिया। पैसा तुम्हें देते हुए सभी ने देखा, पढ़ते हुए सभी ने देखा, लेकिन पैसे को टच किया गया, अमूर्त नहीं, मूर्त मुद्रा जिसे छुआ जा सके। लेकिन शिक्षा क्या है, अमूर्त है। तुम उसको सुन लिए, सुनने के बाद उस पर गाइड किए, अमल किए, अंत में वही चीजें तुम्हारे पेपर में मिली और तुम्हारी नौकरी लग गई। लेकिन कभी क्या किसी इंसान से कह पाए कि आज हम ट्यूसडे को 1 अगस्त को इतना पढ़ के आए थे या इतना पढ़ के आए थे? किसी से बता सकोगे? 1 किलो पढ़े कि 2 किलो पढ़े या 100 रुपए का पढ़े? लेकिन पैसा बता सकते हो, तुम 1,000 रुपया काउंटर पर जमा करके आए थे, एक लाइन में। सेवा जो होता है, सर्विस, एक ऐसा उदाहरण, सेवा कहने का मतलब यह एक अमूर्त, अदृश्य, समझ रहे हो, जिसे छुआ ना जा सके, उस तरह की सर्विस होती है। जैसे तुम्हारे घर पर आता है जोमेटो वाला, स्विगी वाला, जो सामान लेके आता वो दिखाई पड़ता है, वो कहता नहीं है 20 रुपए का सामान 2 रुपये सर्विस चार्ज बराबर 22। तो सर्विस क्या है? वही उसका आना और जाना, और आने जाने का कोई दृश्य नहीं होता। नहीं बता दो किसी के आने जाने का कोई डायग्राम होता हो तो, लेकिन खाने का तो डायग्राम है कि पूड़ी ऐसे बनी, कचौड़ी ऐसे। अरे कचौड़ी पूड़ी छोड़ो, कपड़ा इतना ज़्यादा लोग खरीदने लगे। इसीलिए बात एक, क्या नाम उनका, या तो कर समिति बनी थी, विजय केलकर, भारत देश में एक विजय केलकर थे। तो चलो नहीं तो सबसे बड़ी समस्या लाइन वाली कटने वाली। विजय केलकर ने कहा था कि भारत देश में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, इनके सुविधा वाले जो सामान है उस पर टैक्स लगा दिया जाए। सन 2002 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात से बड़े रुष्ट हुए थे और विजय केलकर के, कि हमारे ही देश के लोग हैं, अब उनके खाने पीने वाली चीज़, उन्होंने कहा नहीं, जो खरीदते हैं उस पर टैक्स न लगाओ,
ये जो सुविधा वाली चीज़ है इस पर टैक्स लगा दो। बातें कम से कम 5-6 महीने चली, मानने के लिए तैयार नहीं हुए प्रधानमंत्री जी। अंत में उन्होंने इसे ऑर्डिनरी, चलो लगाओ देखते हैं क्या होता है, लगाओ देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहीं बैठे हो स्टेशन के पास में, यहीं बगल में दुकान होगी, जाओगे नहीं। मान लीजिए तुम्हारा मकान हो, कोई इंसान जा करके अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदेगा, जूता, मोबाइल निकालेगा कर देगा। और वही चाहे जूता नाले के बगल में कोई दुकान सड़ी हुई हो, वहीं चाहे पैकिंग करके ला के दे दे, बहुत बढ़िया, 1000 का है, 2000 का। ये लखनऊ में बहुत हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, डांटे भी गए हैं। वो अच्छे अच्छे सामान ऑनलाइन किए हैं, 4 बाग में जो 400 का जूता मिलता है 2-2 हज़ार में पैक कर दिए गए। बात समझ रहे हो, उस पर टैक्स अलग से दिया गया। तो कुल मिला करके अब हमारे लिए प्रश्न है, सर्विस टैक्स की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? विजय केलकर 2002 में। उन्होंने कहा हर जगह लगा दो टैक्स, वो आदमी सुविधा ढूंढता है। बात समझे, क्योंकि आदमी हो गया है होशियार, अगर कहीं 400 रुपया कमाएगा 2 रुपया देने में उसे कोई दिक्कत नहीं, ये टैक्स में कभी पढ़ाएंगे। चलो, ये इसकी जीडीपी हो गई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भैया? बात समझ गए ना? वो लाइन लिखे हो जो सीमा के अंदर हो या मतलब यहाँ का हो चाहे बाहर का हो। अब अगली हेडिंग डालो। दूसरा क्या था ये? जीडीपी, जीएनपी लिखो आगे। जीएनपी, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला दूसरा जैसे इसको लिखे हो वहां यहाँ राष्ट्रीय कर लो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी के जगह पर यन हो जाएगा, डोमेस्टिक के बस जगह पर क्या हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा। बस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर सभी लोग नए हो, बात समझ रहे हो, सभी स्टूडेंट हो, जिसके समझ में ना आए। हमें कुछ बच्चे से बड़ी चिढ़ होती है जो बच्चा ना पढ़ पाए, क्योंकि तुम टीचर को जज नहीं कर सकते हो। कारण ये है, जैसे मैंने अभी हिस्ट्री की बात कही, अब एक दो बच्चे को बता रहे थे कि सर ने इतना इन लोग को अच्छे से कल गाइड किया है कि तुम लोग कितनी डिग्री लिए हो और आगे क्या कर सकते हो। अगर तुम उनसे पूछोगे तब बताएंगे ना। ये सब एक सब्जेक्ट से कुछ और कर लो, आगे तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाएगा। चलो ठीक है, अब उनके विषय में या हमारे विषय में बाहर जाके बताओ, पढ़ाओगे तो नीचे नहीं, तुम बताओगे या आप लोग डिसाइड करोगे कि सही है कि गलत है। वो आदमी जो ऑलरेडी एम्प्लॉई है, जो आदमी उठा रहा है इतना वेतन, उसके बावजूद सरकार भेज दे रही है यहाँ तक आने के लिए, क्या बताओगे? उसको तो आयोग ने बता दिया है कि वो इस लायक है। तुम अपना देखो यार, उसकी गलती निकालते हो। पिछली वाले क्लास में कार्य क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट था, पढ़ा के गए तो कहने लगे कि वो जो बात थी करेंट से रिलेट नहीं थी। यहाँ बात ट्रेडिशनल हो रही है। मैंने कहा बजट पढ़ाएंगे तब करेंट करेंगे। बात हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बात यहाँ से तुम्हारे हिसाब से दिल्ली तक गई, और वहाँ फायदा ये हुआ कि और लोगों को क्लास काट करके हमारे में कंसीडर कर दी गई। कारण क्या हुआ कि जो तरीका रहा, जो यहाँ के चीफ रहे, उन्होंने कहा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि IAS ऑफिसर हम हैं, हमें मालूम है ना, वो क्या डिसाइड करेंगे। बात ये है, बात समझा करो, सिर्फ तारीफ की बात नहीं है। मैंने कहा कि सर ने कल गुप्तकाल पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छी तरीके से हम उनका लेक्चर देखे हैं, सीखने का प्रयास करो। उससे 2 काम होगा, एक मेंस तुम्हारा, एक प्रीलिम्स का, दोनों क्लियर होगा। अब कल तुम गलती निकालने लगो तो फिर जाओ चाणक्य को पैदा कर लो दोबारा, नहीं तो पढ़ो कि उनसे बड़ा विद्वान तो आपका पैदा नहीं हुआ धरती पर कोई, अब वो आएंगे नहीं दोबारा। बात समझे? इसीलिए जिनके समझ में ना आए वो पूछ लें, ऐसा नहीं है तुम्हें इतने योग्य टीचर पढ़ाते हैं कि हम जानते नहीं जो आते हैं ऑफिसर। चलो क्या लिखे हो? हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि लाइन हमारी जीएनपी पढ़ रहे हो ना। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुछ करना नहीं है, कोई वही कहानी जो काल पढ़े हो तुम। 100 हो गया, उसके बाद एलजी कितना लिखे थे? 50, राम का लिखे 20 रुपया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है? नेशनलिटी। आदमी घर की, उसमें लिखे हो ना, सीमा के अंदर होता है सीमा के बाहर, ठीक, दोनों आदमी यहाँ पर काम करेंगे, जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्लियर ये होगा कि नहीं, आदमी एक ही देश का होना चाहिए। एक ही देश के कितने आदमी हैं? 2, टाटा वाला और राम, दोनों का पैसा कितना हो गया? 120 रुपया।
तो इसकी जीएनपी कितनी आई 120, जीडीपी कितनी आई 150। बात समझे कि नहीं? बस ज्यादा ना समझो, ज्यादा दुनिया में ज्यादा पढ़ने वाले आदमी जो होते हैं तो दिमाग भी खराब हो जाता है ना। सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, चलो लिख लो, इसका क्या नाम था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब तुम अपनी भाषा में समझ सकते हो, किताब है। चलो सर भैया एक क्वेश्चन था, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे राजा चिलैया समिति बनी थी वो सर किसी राजा चिलैया समिति बनी थी। जी सर। हाँ, अरे यही तो, अब देखो यही कहने वाले थे हम। विजय केलकर की तो बाद में राजा चिलैया कर समिति, राजा चिलैया की समिति थी वो, यही मैं कह रहा था, नाम याद नहीं आ रहा है। विजय केलकर अलग थे, बात समझे। राजा चिलैया समिति थी, उन्होंने कंसीडर किया था सर्विस टैक्स पर। चलो और था भी बताएंगे तो टैक्स पढ़ाएंगे। विजय केलकर की समिति थी, टाका कलेकर की समिति थी। एक काम आया, तुम लोग को बताए थे, उसे पूछा गया था कि तुम्हें रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जा रहा है। अभी अधीनस्थ से फॉर्म आया था, उसमें पूछा गया था, एक कॉलम खुल के आ रहा था, अगर रिजर्वेशन वाले हो उसमें उसको ओपन करने के बाद आप लोगों को रिजर्वेशन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, भारत सरकार द्वारा, या भारत सरकार द्वारा गठित किसी समिति के द्वारा? गलत। पूछो क्यों? समिति का गठन करने का काम किसका है? भारत सरकार का। ठीक, जो योजना आयोग है वही समिति गठित करेगी और प्रधानमंत्री पदेनाध्यक्ष होता है। लागू करवाना ना करवाना, किसको कितना रिजर्वेशन देना करना डिसाइड करेगा भारत की गवर्नमेंट करेगी ना। अगर कोई कमेटी बन के जाए कहे सारे लोगों को फांसी दे दो, तो डिसाइड सरकार करेगी कि फांसी देना सही है कि गलत है। वीरप्पा मोइली की बनी कमेटी, विधि आयोग उसने कहा 28 साल कर दो सिविल के लिए, यूपीएससी के लिए, और 3 अटेम्प्ट दे दो, जनरल को 5 दे दो, ओबीसी को 7, एससी को। सरकार ने जो भी कहा कंसीडर ही नहीं किया, कैंसिल कर दिया। कहा झगड़ा कराना है का देश में? नहीं हुआ ना, नहीं किया सरकार ने। वीरप्पा मोइली की दूसरा विधि आयोग है, पहला मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बना, तो दूसरा ये। चलो विधि आयोग है, बिरला कमीशन है, उसमें पढ़ोगे क्वालिटी में। आगे लिखो, अपना पहले काम करो। सकल राष्ट्रीय आय, क्या लिखे हो? सकल राष्ट्रीय आय। अब लिखो आगे, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा से राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा से अधिक विस्तृत है। कोई पूर्ण विराम लगाओ, अगली लाइन से लिखो, इसका अनुमान अवधारणा से अधिक विस्तृत है। पूर्ण विराम लगाओ, अगली लाइन से लिखो, इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय फैक्टर जिसे कहा जाता है, साधन आय जोड़कर लगाया जाता है, जोड़कर लगाया जाता है। नीचे लिखो अगली लाइन से, अर्थात डैश करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यह आशय है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यह आशय है कि डैश करो, फिर एक वर्ष की अवधि में
एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर सामान्य नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर या सीमा के बाहर उत्पादित की गई, सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसलिए किसी भी देश के, लिखना नहीं है, किसी भी देश की तरक्की के लिए वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि जीडीपी का मापदंड बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये कहा गया है। लेकिन किसी देश की तरक्की के लिए और किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जीएनपी। और इसका सीधा हुआ उदाहरण तुम्हारा यूक्रेन और रसिया का युद्ध रहा। एक बात जान लो, अगर आईआईटी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, दो ही चीज़ें हैं जिससे आदमी बाहर जाते हैं। वहाँ 4 करोड़ का पैकेज मिल जाए, खूब कमाओगे। और जिस दिन मोदी जी से और व्लादिमीर पुतिन साहब से संबंध गड़बड़ हुए ना, तो मार के भगाए जाएंगे रसिया से। और यही कारण है भारत देश में रहने वाले विदेशियों का। मोदी जी काहे रखेंगे भाई तुमको यहाँ? जब तुम्हारे शासना प्रमुख से उनके संबंध अच्छे नहीं है तो किसी दूसरे को रख लेंगे। भाई अपने काम में तो कराना है। इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी तो देश की तरक्की के लिए अच्छा है कि बाहर के लोग आए यहाँ व्यवसाय करें और हमें टैक्स दे, पैसा हमारा ज़्यादा हो। लेकिन एक समय जब युद्ध होता है, कोई वार हुआ या कोई वैश्विक स्तर विवाद होता है, ये होता नहीं भैया हमारी जीडीपी नहीं, जीएनपी सही है, हमारा भाई बंधु जो बाहर है कम से कम जो गया है वापस तो आ जाएगा लेकर। वो यहाँ का ना होने के बावजूद पैसा कमाता है तो किसको देता है? भारत वालों को। भारत देश में 10% से ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे जो आईआईटी टॉप करने के बाद वहाँ जाएं लौट के ही ना आएँ। देश की हमारे सबसे बड़ी महानता है, बच्चा आईआईटी में हो जाता, चला जाता, 4-6 करोड़ कमा के लेके चला आता है। यही नोएडा में, बम्बई तो बेकार, बम्बई के तो नाम लेना खराब है, और कोई जगह हो जैसे बेंगलोर हो गया, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वहीं इतना पैसा हो जाता है कि फैक्ट्री खरीद लेता खुद का। लेकिन वो अमेरिका में रहना पसंद नहीं करता। तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ? भारत देश में हुआ ना डेवलपमेंट। तो जीएनपी ज़्यादा बढ़ेता। भारत देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि दुनिया का अर्थशास्त्री क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीडीपी पर हमारी जीएनपी को बढ़ेता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जीएनपी हमारी मजबूत होनी चाहिए। व्यक्ति ऐसा सोचो, आज हमने टाटा का तो 10 लिखा दिया 100, और कभी ऐसा भी तो हो जाता है टाटा का 10 लिख दो या एलजी का 90 लिख दो, तो तुम्हारा सारा का सारा किस पर डिपेंड है? एलजी पर ना। तुम कितना प्रोडक्ट किए साल भर में? 10 रुपया। वो कितना किया? 90। और किसी दिन बात नहीं बनी तो बोलिए बिस्तर लेके चला गया, तब क्या करोगे? बात समझो, कम से कम तुम्हारी इतनी पावर होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्टिंग की थी 1991 में, उसमें उन्होंने लिखा था कि भारत देश में कोई भी कंपनी यहाँ काम करने आएगी तो उसके ऊपर नियम कौन सा लगेगा? तो भारत देश द्वारा बनाया गया है। मेरे नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। आप हमारे प्रोटोकॉल से रहेंगे तो आकर के व्यवसाय करिए वरना चले जाइए। इस तरह की बात जानते हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत देश में दुनिया में 2 देश, एक चाइना एक भारत, जिनको मजदूर मिल जाएंगे। और चाइना खुद ही इतना पावरफुल है तो अपने आप खुदे करा रहता है दुनिया भर काम। तो भारत को छोड़ दो, तो अगर मान लो कोई फ्रांस की कंपनी है, अगर वो जर्मन चली जाए, तुमको क्या लगता है फ्रांस जर्मनी में उसे मजदूर मिलेंगे काम करने के लिए? नहीं मिलेंगे।
और यही भारत आ जाए तो कई गुना उन्हें काम करने का भी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा फायदा है तो उनका भी तो फायदा है। फैक्ट्री स्थापित करने से काम नहीं चलता, प्रोजेक्ट तो करोगे, जब तक माल बनेगा नहीं बेचोगे कहाँ, किस बाजार में जाकर के, समझे? ठीक, चलो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये खत्म हो जाएगा। अगर हम पढ़ाए, मान लीजिए हमारे खंड में होगा तो लिख करके आएगा वहाँ से, नहीं सर पढ़ाएंगे तो पढ़ जरूर लेना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 3 कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। बात समझ रहे हो? ग्लोबलाइजेशन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पूछा जाता है 3 शब्द का जन्म कब हुआ? 1991 में। उसे कहा जाता है इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नियमावली। परिवर्तन किया गया क्योंकि इससे पहले सभ्यता गए भारत देश में, अंग्रेजों के जाने के बाद किसी बाहरी कंपनी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, कोई व्यवसाय नहीं किया जाएगा यहाँ। एक आदमी आया था यहाँ काली मिर्च बेचने, तो 400 साल गुलाम बनाए लोग, कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन बाद में हुआ कि समय बदल गया है, तो जानिए तो उस समय जब ड्राफ्ट किया गया 1985 में राजीव गांधी थे, 91 में नरसिम्हा राव। ये पेपर आइए पीछे से पूछा गया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करते समय भारत देश का प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। लेकिन अगर उसको ड्राफ्ट किया गया, जब उसका प्रारूप दिया गया था, तब उस समय कौन थे? राजीव गांधी। की 1985 की बात लागू कब हुआ था? मनमोहन सिंह बेचारे किए थे तो हैं। चलो क्या लिखे हो? जीएनपी हो गया ना, चलो समझ लिए हो। अब आगे लिखो एनडीपी। एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होगा। नेट डोमेस्टिक, उसके आगे प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आगे लिख लो भाई, शुद्ध घरेलू। अब तो बोलो, तब बोलोगे तो। कभी कभी जानते हो लोग बोलते रहते हैं, बोलते बोलते उनके साथ उनका सिलेक्शन हो जाता है। अरे वैसे नहीं, फर्जी बोलते रहो, कहीं तुम्हें कोई नौकरी दे देगा। किसी बोर्ड में जाओ, जब आदमी एजुकेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो तुम जान रहे हो कि नेट का मतलब शुद्ध होता है, तो तुम बोलो, आप प्रयास करो। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं कि अगर बोर्ड में चले जाओ, ना बोल पाओ तो कहते हैं बोलो बेटा, हाँ सही कह रहे हो, बोलो बोलो। और जहाँ तुम एक लाइन बोले, एक तो पहले से बताए थे, तो अगर सही हो गया तो मान लीजिए उसी को नंबर देना तो दे देगा पूरा। इसको कहते हैं करने वाला, जो चाहे कि तुम्हारा हो। अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं डिमोटिवेट वाले, पहुँच जाओ इतना डांट दे कि दबाने न खुले। है ऐसे दुनिया में बहुत आदमी है, इधर तुम्हारे भाग्य के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कहाँ मिलता है। चलो नेट क्या लिखे हो? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध क्या लिखे हो? शुद्ध सकल, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर 1 साल 1.5 मेहनत कर दो, ज़्यादा नहीं, कोई 10 साल जरूरी नहीं होता है। 10 साल वही सिविल की तैयारी 10 साल वही करता है जिसको कोई आदमी मोटिवेट करने वाला या गाइड करने वाला ना मिला हो। 2-3 साल देखती नहीं हो पेपर में कैसे लोग होते हैं, परेशान होते हैं, चले गए 2-2.5 साल तैयारी किए हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बस ये तुम्हें पता हो जाए तुम्हें पढ़ना क्या है, बस और कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा लिखने की बात, हमेशा एक कोशिश किया करो। जैसे मैंने भी तुम्हें लिखा शुद्ध नेट घरेलू प्रोडक्ट, तो हमने कभी देखा करो, ये हम अपनी बात नहीं कि कोई भी सर लिखेंगे तो ऐसे करके लिखा गया ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमने कहाँ तक कर दिया था। लेकिन किताब में देखो, जब वो जांचेगा कॉपी तो देखेगा कि तुम ऐसे लिखे हो कि नहीं लिखे हो। ये नियम है उसका, कभी भी अर्थात लिखोगे तो डैश तुम्हें लगाना पड़ेगा। किसी भी बात को अगर कहते हो और वो उतने में पूरी बात कंप्लीट नहीं होती है तो कामा जरूर लगेगा। यहाँ तक मैंने कहा, आगे कामा लगने के बाद होता है कि यहाँ जो हो रहा है इसका एक मतलब यहाँ छुपा हुआ है। बात समझे कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना है किताब में जो हलंत कामा पूर्ण विराम लगते हैं, और पूर्ण विराम का मतलब होता है जो मैं कहना चाहता था पूरा हो गया। आप समझो, और ये वहां पर तुम लगा नहीं पाओगे बेंच में, ये तुम्हें हैबिट में लाना पड़ेगा। लिखते रहो, बना पर लिखते रहो, पर याद है डॉक्टर नहीं लिखता है, कुछ भी तुम्हारी बात सुनता रहता है कि दवाई उसकी चलती रहती है अपनी भाषा में, तो लिखते रहो तो आ जाएगा। चलो भाई इसको पढ़ लो। नेट का मतलब यहाँ क्या पढ़े थे पहले वही लिखते थे।
एलजी वाला 50 लिखे थे, है ना, राम वाला 20। यहाँ क्या है, शुद्ध है ना, नेट। ये हुआ डोमेस्टिक, इसका क्या हुआ, प्रोडक्ट का। चलो, कभी भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे किसान हो, चाहे कंपनी वाला हो, चाहे उद्योगपति हो, 3 ही सेक्टर होते हैं। कभी किसान अगर एक्सपेक्ट कर ले कि हमारे खेत में 100 बोरा अनाज होगा, अच्छी बात है एक्सपेक्ट करना, लेकिन क्या 100 बोरा होता है? बिल्कुल नहीं होता। बात समझे कि नहीं? वैसे कोई भी पूंजीपति हो, कोई कैपिटलिज्म का व्यक्ति हो, अगर वो कह दे कि हम 1000, टाटा को ही ले लो, टाटा ने कहा कि हमने 100 गाड़ियाँ बढ़िया मर्सिडीज की बनाई, बनाने के लिए अगर ऑर्डर दे दे कंपनी में, तो क्या तुम्हें 100 गाड़ियों का मटेरियल तो मंगा देगा वो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि 100 गाड़ी उसकी ऑन रोड आ जाएंगी? नहीं आएंगी। कोई गाड़ी बनाते बनाते गड़बड़ हो जाएगी, कोई स्टार्ट करते करते, कुछ तो कंपनी से बाहर निकलते हुए, और कुछ तो ऐसा है कि और शोरूम में जाए, बाद में स्टार्ट ना हो, फिर उसको वापस कंपनी लाया जाना, घर वापस लाया जाए। कहने का मतलब अगर 100 का रेशियो लेगा तो ये तो अलग अलग वर्ष का है, वाणिज्य और कमर्शियल और वाणिज्य मंत्रालय हर वर्ष जारी करता है। कम से कम मान के चलो 10 से 15 गाड़ी 20 गाड़ी तो उसकी खराबे हो जानी चाहिए। कितना, अब किसान को ले लो, बरसात अच्छी हो गई, धान तो लग गया, भगवान की कृपा देखो 10 दिन से। अब किसमें किसान क्या एक्सपेक्ट करेगा, कितने बोरे धान मिलेंगे उसे? जहां वो सोच रहा था कि 1000 कुंटल पैदा करेंगे तो 400 कुंटल घर में लग जाएगा, 400 बेचेंगे, ये काम कर लेंगे, बच्चे की फीस दे देंगे, दुनिया भर का क्राइटेरिया किसान बना के रखता है अपनी खेती के अनुसार। लेकिन अगर एक हफ्ता यही कंडीशन रह गई तो लाले पड़ जाएगा उसे, तो सब ज़्यादा परेशान वही है। बात शुद्ध की बातें छोड़ो, उसको तो बेचारे को जीडीपी में ना जीएनपी में लेने नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि किसान जन्म से लेकर और मृत्यु तक परेशान रहता है। सबसे कष्टदायक जीवन किसका होता है? लैंड पर काम करने वाले का। वो कहता, मार्क्स कहता था, सबसे ज़्यादा मजे में कौन रहता है? पूंजीपति, कैपिटलिज्म। इसका पुत्र भी, इसके यहाँ संतान भी जन्म लेती है तो बड़े घर की, जन्म भी अच्छाई से, मरा भी तो शान से। तो कहता था कि भगवान के बनाए दोनों लोग हैं, तो एक आदमी को इतना आराम, एक आदमी कितना दुख, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि पूंजीपतियों को खत्म कर दो, नाश कर दो, उनका जितना धन है डिस्ट्रीब्यूट कर दो दूसरों में। वो तो बड़ा गड़बड़ बोला करता था, समझ रहे, लेकिन बड़ा महान व्यक्ति था। चलो, यहाँ पे कितना निकाले थे मान लीजिए, फिर ये हुआ मान लीजिए 150 निकाले ना। अब मान लीजिए एलजी वाले, वही समझ लो, चाहे टाटा की कार हो, चाहे एलजी का लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एनीवन, जो जितना एक्सपेक्ट करेगा भैया वो उतना मार्केट में बेच नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। उसमें तो टूट और फूट जाता है। वही टूट जो घटाया जाए, जैसे मान लीजिए इसमें से 10 टूट गया, टाटा का कितना टूटा? 10 का, और एलजी का कितना टूटा? मान लीजिए 5 रुपए का, टोटल कितना टूटा? और जीडीपी कितनी आई थी? 15 घटा तो कितना बता? कहने के लिए तो हुआ था कि 150 रुपया जो है भारत देश में एक वर्ष में आया, लेकिन अगर शुद्धता देखी गई वास्तव में कितना आया जेब में तुम्हारे? 135। 15 तो गया। और जो गाड़ी खराब है तो कौन पागल आदमी है भारत देश में कि तुम्हारी गाड़ी खरीद ले और गाड़ी खराब हो जाए तो भी तुम्हें पेमेंट कर जाए? कोई देगा? हिसाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो शुद्धता कितनी है? 135 की। एक ये हो गया एनडीपी और एक होता है एनएनपी। साथ समझ लो, एनएनपी में इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनलिटी। और इसका मतलब क्या होगा? नेट नेशनल, और ये होगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेट का मतलब इसकी शुद्धता। वहां पर कितना आया था जीएनपी? तो जीएनपी कितनी आई थी? 120 ना, टाटा का 100, यही तो लिखे थे। और राम का कितना था? 20। दोनों कितना हुआ? तो भैया राम अगर है तो राम के शरीर में तो कुछ मुरझाना नहीं है, ना कुछ खराब होना है। उसको जितने पर ले गए हैं यूएसए वाले, उसे उतना डॉलर पैसा मिलेगा। लेकिन टाटा का कितना नुकसान हुआ है? कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए का ना। तो नेशनलिटी, इसमें नेशनल कौन है? टाटा के लिए ना। तो इसमें घटेगा कितना? 10 रुपया। कितना आएगा? एनएनपी कितना हुआ? 110। क्योंकि रमेश तो कोई वस्तु नहीं है, वो इंसान है।
उसे पैकेज अगर 10 लाख रुपए का मिला है तो मिलेगा, उसके शरीर से क्या तो थोड़ी देर के बाद वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सामान में गड़बड़ी होती है। बस सीधी सी बात है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर नेशनलिटी या NP निकालने के लिए भारत में उत्पादित करने वाला जो भारत का उद्योगपति उसके द्वारा जो किया जाएगा उसकी शुद्धता जितनी आएगी, अर्थात गड़बड़ जितना हुआ टूटा फूटा वो घट जाएगा, और GDP में दोनों में कितना हुआ वो घटा दिया जाएगा। बात समझे? ना समझो तो मिटाएं, फिर इसको ना समझो तो फिर समझा दें। हो गया ना, बार बार उसी को ना समझो, लेकिन समझ में आ जाए। कोचिंग करने का मतलब यही होता है कि जो लाइन किताब में समझ में ना आए उसको सर समझा दें, ये इम्पोर्टेंट है। NMP के लिए भारतीयों द्वारा जितना उनका नुकसान हुआ हो उसको घटाया जाता है। GDP में भारत का हो चाहे विदेश का हो, दोनों द्वारा जितना नुकसान हुआ होता है उसको घटाया जाता है। बात समझे कि नहीं? चलो, पूरी क्लास शांत दो ही कंडीशन पर रहती है, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आता या तो आदमी समझ जाता है। एक बार एक वीडियो गया था यहाँ से, यही का था कि लखनऊ का था, लखनऊ का था, BBAU का एक वीडियो था। तो उसमें ड्रोन टाइप का लगा हुआ था, जैसे होता है कमरे। तो मैं पढ़ा रहा था, पीछे कुछ बच्चे आराम से सो रहे थे, वो चला ऐसे या पीछे से कोई बना रहा था। अब ऑफिसर तो ऑफिसर होता है, राउंड अप पे आ गए BBAU, आने के बाद सबको बुला लिया गया। तो हमसे एक ही बात हमसे पूछा, कहा भी गया था या तो इतना अच्छा पढ़ा दिए थे कि सो गए, मैडम के सीनियर मैडम थी, कहेंगे कि या तो इतना ज़्यादा पढ़ लिए थे तो सो गए, या तो बिल्कुल नहीं पढ़े तो सो गए। अब इसको एक हफ्ते के बाद वीडियो चलाया जाएगा। बच्चे की गलती निकलेगी तो उसे हटा दिया जाएगा, टीचर की गलती निकलेगी तो उसको भी हटा दिया जाएगा। कंडीशन इसमें ये हुई थी कि नुकसान दोनों का हुआ। कुछ बच्चे गड़बड़ निकले तो कुछ टीचर गड़बड़ निकले। टीचर ये निकले कि टीचर उसमें कुछ ऐसे थे कि जो एकेडमिक ज़्यादा पढ़ाया करते थे। बैच था वो सिविल का, पढ़ा रहे थे एकेडमिक, जैसे ग्रेजुएशन में लिखना नहीं होता कि जैसे पॉलिटिकल समाजीकरण क्या है, जैसे BA में लिखने के लिए नहीं आता, तो उस तरह से पढ़ा रहे थे। वो उससे वो नाराज़ हो गई। DM साहब भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि मुझे BA BSc MSc कराने के लिए हम ये कोचिंग भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं खोला है। आप लोग खड़े होकर ये बताइए कि यही प्रश्न अगर मेंस में आ जाए 200 शब्दों में लिखे कैसे लिखा जाए बताइए? नहीं, अभी के अभी सबको टैबलेट कर दिया जाएगा। 70% से ज़्यादा टीचर हटा दिए गए। अरे वही है भैया, जब कजरे के बन में गा हुआ तब काजर लागे तो जानो, सफेदी के जीवन में रहे। जब उन्होंने कभी मेंस दिया नहीं था तो मेंस कैसे बताएंगे? BBAU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात थी, बाहर के थे, बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने रैंडम मेथड में कमेटी गठित की, तुरंत आवेदन किया, सब पेमेंट, किसी की पेमेंट रिलीज नहीं की। उन्होंने कहा बेवकूफ़ बनाए इतने दिन तक बच्चों को, पूरे नोट्स लाओ और PCS IAS को निकालो, आए हुए क्वेश्चन देखो, इनके द्वारा लिखाए गए को फंसे, अगर नहीं फंसेगा तो किसी की पेमेंट रिलीज नहीं किया जाएगा। ऑफिसर बात को समझा करो। बीच में जो कहानी सुनते हो ये बता रहे हैं कि सोया ना करो, नहीं पता लगे कभी हमारा नुकसान हो, कैसा ना हो तुम्हारा हो जाए। समझ में ना आए जो वो पूछते रहो, बात समझ रहे। और सब्जेक्ट चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सबके भैया साल पेपर ले लो, ताकि यहाँ आया करो तो पूछ लिया करो, ना पूछो मान लो तो देखा करो कुछ जो बता रहे हैं सही है कि बस यहाँ पर हाके 1.5 घंटा चले गए, ये भी तो देख लिया करो कि तुम्हारे अंदर भी जज करने की पावर होनी चाहिए। और जरूरी थोड़ी है, हो सकता है तुम्हारा अगले साल हो जाए और हमारा ना हो, और तुम ही यहाँ कुछ बन करके चले आओ, या तो यहाँ के रहने वाले हो तो लखनऊ से ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो भैया वहाँ अगर आ जाओ कलेक्टर बन के तो साहेब तो कहना ही पड़ेगा, मन से चाहे जितना बददुआ दे तुमको हम हम पढ़ा रहे थे। लेकिन एक बात जान लो, जीवन में तीसरा व्यक्ति टीचर होता है। पहला होता है उसके मम्मी पापा, और दूसरा तीसरे स्तर पर टीचर। किसी भी कामयाबी पर तीसरा पहलू होता है जिसको पढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा खुशी होती है
चलो हम तो नहीं कर पाए लेकिन हमारे बच्चे तो किए, अर्थात जिसको हमने पढ़ाया। और कभी कभी अपने बच्चों के लिए उसका उदाहरण बताता है कि तुम तो हमसे पैदा हो गए लेकिन ये नहीं कर पाए, लेकिन देखो जिनको हमने पढ़ाया उसमें इतने लोग हो गए। इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत है कि आदमी आईएएस न बन पाए तो कम से कम आईएएस मेकर तो बन ही सकता है। इतना तो पढ़ लो यार, कम से कम इतना पढ़े हो तो इतना जरूर पढ़ लो, ना बन पाओ किसी को बना दो। चलो आगे लिखो, क्या लिखे, कुछ लिखे हो? एनडीपी लिख रहे थे, एनडीपी में लिखो या किसी भी अर्थव्यवस्था का एनडीपी या किसी भी, पहले लिखोगे एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऊपर डाले हो ना हेडिंग में, हाँ नीचे लिखो, क्या लिखे हो? या किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के अंतर्गत, जिसमें एक वर्ष के अंतर्गत होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे लिखो, उसके किया जाता है, उसके आगे लिखो, कामा लगा के लिखो, इसमें मूल्य कटौती की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत चाहे लिखो, सरकार लिख लो, चाहे सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें मूल्य कटौती की दर, इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, देखिए अब नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट में, अगर मान लो भारत सरकार आ जाए तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार का तो नाम आता है, लेकिन कई भारत सरकार के विभाग है ना, मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है। अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए एनडीपी में जो चीजें बर्बाद हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, उसमें कितना परसेंटेज घटाया जाएगा, उसका क्या अनुमान लगाया जाएगा, अनुपात कौन डिसाइड करेगा? भारत सरकार। ये तो नॉर्मली है, लेकिन सिविल में नहीं पूछेगा ना। भारत सरकार के सैकड़ों मंत्रालय हैं। नीचे लिखो एक लाइन में, भारत में मूल्य कटौती का दर का निर्धारण, भारत में मूल्य कटौती, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय, ठीक, ये सब आप देखो किताब में हो सकता है कि प्रश्न तुम्हें ऐसे मिल जाए, हो सकता है प्रश्न तुम्हें ना मिले, इसलिए कि सब बड़ी डीपली चीज़ें हैं। डीपली चीज़ें जो होती हैं तो बहुत हर जगह ऑर्डिनरी नहीं मिलती है। अब देखो ये बड़ी लॉजिक पूछने लायक है प्रश्न। ये भी पूछा जाए कि हाल ही में सर्वे आया भारत देश का, बजट आया, उसमें कहा जाए इतने परसेंटेज विदेशियों के लिए, इतना भारतीयों के लिए, दोनों कंपनियों के लिए इतना इतना घटाकर कितनी एनडीपी जारी की गई। अब पूछा जाए यह घटाने का परसेंटेज किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, मालूम रहेगा तब ना। जैसे सुजला में एक योजना आई, सुजला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर के भारत देश में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुजला में एक योजना लागू की गांव के लिए, स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए। ये प्रश्न पीसीएस में कंटिन्यू बना रहा,
प्री में मेंस में 2 साल तक। कभी पूछा सुजलाम योजना किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत से। चलो नॉर्मली सुजलाम योजना ग्रामीण है कि शहरी है? 2। सुजलाम योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करेगी? बात समझे? जल शक्ति मंत्रालय। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पूरे शहर को और प्लस गांव को भारत देश का एक मंत्रालय पूरी तरीके से नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। उसको दे दिया गांव, ग्रामीण स्तर, और शहर वालों के लिए शहरी आवासन एवं विकास मंत्रालय बनाया। उसको कहा कि तुम करो ये काम, जो काम बढ़ जाएगा तो काम आराम से हो जाएगा, एक आदमी के ऊपर बोझा नहीं डाले। स्वच्छ भारत के लिए ये तो जानते हो ना, स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट गांधी जी द्वारा दिया तो गया, लेकिन इस पर काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए जो उन्होंने इस पर नियम लगाया, नियम बनाए। ये सही नहीं है कि तुम लोग अपने आसपास की चीज़ें, अब तो बहुत देखो रोड अब तो चमकता रहता है। पहले गांव में कंडीशन होती थी, बाजार जिस दिन होती थी ना, आज बाजार तो गाँव में दूसरी मीटिंग लगती है, तो मॉर्निंग में सुबह वही 8-9 बजे बाजार की सफाई होती थी। अगली बार कब सफाई होगी? अगले हफ्ते। और वही टमाटर, आलू, बैगन, जो भी सब्जियां होती हैं जो बच जाती हैं, किसान के पास इतना होता है उसी बगल में फेंक दिए। गांव में एक जानवर होता है सुअर टाइप, जानते सुने होंगे, कुत्ते तो नहीं होते, कुत्ते बड़े चालाक होते हैं, वो 2-3 जानवर होते हैं। वो लोग अब वहाँ आते हैं, सोचो संक्रमण बीमारियाँ कितनी होती हैं। पूरे हफ्ते वो सड़ता है वहाँ पर, उसके बाद झाड़ू लगती थी। लेकिन आज कंडीशन है, कहीं पर रोड पर देखो, इससे 2 फायदा हुआ, लोग को रोजगार मिल गया। इतने इस वर्ग के लोग हैं नौकरी पाए हैं, स्टार्टिंग में सरकारी, बाद में संविदा पर हो कर दिए बाद वालों को। सफाई कर्मी की जगह निकली थी, पता है कितने लोग सफाई कर्मी हुए थे मायावती गवर्नमेंट में। कौन साफ करने जाता, साफ गवर्नमेंट कर दिए। आज 24-25 तनख्वाह पा रहे हैं सब, वहाँ को सफाई कर। चलो आगे लिखो NNP, या DP हो गया। अब आगे लिख लो NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। ठीक, अब नीचे लिखो उसके लाइन में, NNP में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से देश की सीमा के अंदर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या लिखे हो? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश की सीमा के अंदर उत्पादित की गई वस्तु, देश की सीमा के अंदर उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवा से मूल्य कटौती को घटाकर, मूल्य कटौती को घटाकर जो प्राप्त किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नीचे लाइन में लिखो, अर्थात देश के अंदर, देश के अंदर उत्पादन करने वाला, देश के अंदर उत्पादन करने वाला देश का व्यक्ति, देश का उत्पादन, क्या कहते, देश को उत्पादन करने वाला देश का व्यक्ति होना अनिवार्य
होता है। एक लाइन है अर्थात के बाद, क्योंकि पहली लाइन से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम समझ लिए हो कि ऐसा नहीं है कि एलजी का टूटेगा तो वो जाएगा एनडीपी में, अर्थात देश के अंदर उत्पादन करना चाहिए, टाटा बाहर नहीं कर सकते, देश के अंदर करें। जो उनसे डिप्रिएशन उसका जो गड़बड़ हो, क्रॉस मूवमेंट जो आए उसका, मूल कटौती का, वो उसमें से घटेगा। बात समझे कि नहीं? बस बता दो, ये समझ तो गई हो। जैसे उनका 10 रुपया था तो वही उतना, लेकिन राम से कुछ नहीं होना है, उससे कुछ नहीं घटना। ठीक, अब आगे लिखो, सकल राष्ट्रीय खुशहाली की हेडिंग डालो, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। चलो अब सुन लो पहले, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। अलग अलग देशों का अलग अलग हिसाब किताब है, जानते हो। भारत देश में जीडीपी को मान्यता दी जाती है, ये समझ रहे हो ना। कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय भारत देश में किसके आधार पर निकाली जाती है, जीडीपी, उसमें एक ऑप्शन रहेगा। तुम्हारे आयोग ने, आपके आयोग ने भी पूछा है। यही किसी फॉरेन कंट्री की बात करो तो पर कैपिटा इनकम की बात करता है, प्रति व्यक्ति आय की, हमेशा पर कैपिटा इनकम वो कहता है प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, जो आदमी जितना कमाएगा। ये उदाहरण के तौर पर समझ लो, जैसे मान लीजिए अपने पड़ोस देश में किसी देश का लेवल से जापान है, जापान की कंडीशन ये है कि अगर तुम्हें कल छुट्टी चाहिए, जैसे मान लीजिए तुम बता दो कि हमें 2 अगस्त को नहीं आना है, तो 2 अगस्त को कितने घंटे काम करोगे? 8 घंटे। ये सूचना तुम्हें 1 हफ्ता पहले देनी पड़ेगी, 7 दिन पहले, तो ये 8 दिन का काम तुम्हें 7 दिन के अंतर्गत निपटाना पड़ेगा। वहाँ एक नियम है, काम तुम्हें पूरा करना है। अगर रेंडम में बताओगे अटेम्प्ट में कि कल छुट्टी चाहिए, तो आज पूरा दिन तो करोगे ही 8 घंटा, तो मतलब 16 घंटा काम करोगे। जब तक कल का काम आप पूरा नहीं करोगे, कल की जो छुट्टी है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। ये नियम है उनका। इसीलिए अगर यहाँ जीडीपी के आधार पर निकाला जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जीडीपी यहाँ तो भैया प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी दी गई है ना कि आप इतना तुम्हें करने हैं। इसीलिए फॉरेन कंट्रियों में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, और भारत देश में जीडीपी के आधार पर। बात समझे कि नहीं? ये उसका है कि पर कैपिटा इनकम उसमें आया है, पेपर में देखना, आयोग ने लगाया है। वो आयोग लिखता है भारत में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है, तो एक ऑप्शन रहेगा जीडीपी। और अगर उसने भारत नहीं डाला, उसने ये लिख दिया कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय आय निकालने का मापदंड क्या है, तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि इसके लिए लड़कों ने रीट भी किया था लोक सेवा आयोग में। 2014 वाले बैच का पेपर जो हुआ था उसमें आया था, आयोग ने बाद में एक बोला था, जो लेटर वहां से जारी उसने लिखा था कि क्या मैंने स्टेटमेंट में भारत लिखा था? नहीं लिखा। तब कौन सी लॉजिक लगा करके आप जीडीपी लगाए? मैंने कहा ना, किसी भी देश में अपने देश की बात होती तो मैं पूछ लेता भारत। फिर उसके बाद अगली बार वही पेपर फिर मॉडिफाई करके दिया तो उसने भारत पूछा था, तो उसने जीडीपी लगाया। अब कुछ चीजें एक लाइन में और समझ लो, कुछ चीजें आयोग अपने हिसाब से मानता है। जैसे हिस्ट्री के 2 शब्द हैं, मुगल शासन काल में 2 शासक हुए, एक अकबर, एक को जो है कौन था, ये जो बड़ा क्रूर टाइप का था, औरंगजेब। 2 आदमी थे जिन्होंने 2 बार शपथ ग्रहण लिया है। राज्याभिषेक दोनों बार का हुआ, दोनों लोगों का 2 बार हुआ है, ये सत्य है। आयोग ने इस प्रश्न को 3-4 बार पूछा है, लेकिन सही किसको किया है? औरंगजेब को। कारण ये है कि वो मानता नहीं। उसने कहा कि कुछ मार्केट में किताबें हैं जिसमें लिखा गया है कि सम्राट अकबर ने भी 2 बार लिया, उसने कहा हमें मालूम है, लेकिन जो मेरे पास जो पुस्तक है जिसे छपाई की जाती है एनसीईआरटी द्वारा, जिसको प्रमाणित किया गया, उसमें अकबर का नाम नहीं है। इसीलिए उसने औरंगजेब को सही किया है। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा जो केस भी लगा, तब पर भी वहाँ के चेयरमैन ने कहा नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ कि अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन ये सत्य है, किताबों में लिखा है। लेकिन वो क्या मानता है? औरंगजेब। कभी भी पीसीएस में आ जाए तो अपने आप ऐसे लगा लीजिएगा, कुछ चीजें हैं पढ़ो बस लगा दो, फिर उसको समझाने की कोशिश मत करना। कुछ प्रश्न हैं उसके, उसको रख लो, उसका आंसर वही मानता है।
जैसे तुम्हारे यहाँ मिलेगा एक उसका इकोनॉमिक्स का एक पार्ट मिलेगा समन्वित विकास कार्यक्रम। समन्वित विकास कार्यक्रम एक योजना। मार्केट में चले जाओ, जितनी किताबें 80% किताबों में लिखा है 1975। बात जानते हो कहानी क्या है? 1975 में समन्वित विकास कार्यक्रम जो योजना थी उसको बनाया गया था। लागू कब किया गया है? 1980 में। आयोग ने आज तक कभी नहीं माना 1975। क्या मानता है? 80। कुछ प्रश्न हैं उसके, वो मानेगा नहीं। वो ऐसे तुम याद कर लो, इसे क्लियर कब कर पाओगे? जब उनका प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे तब। अब शिल्पी का ना लगा लेना निकाल के, क्योंकि उनके तो आंसर कहीं कहीं गड़बड़ लगा दिया है। तो बड़े घटना चक्र वाला लगाता है। जब कोई और हो, अरिहंत का भी आंसर सही नहीं है, कुछ और देख लेना, मार्केट में कुछ और हो तो उसके आंसर मिला है, और नहीं तो मोबाइल पर PDF में देख लेना। किरण वालों का तो सही है, लेकिन किरण वालों कुछ कहानी गड़बड़ है। इसे बता दी इतिहास में उनका पॉइंट गड़बड़ है। बस समझ रहे हो? ऐसे एक बीच में पेट का एग्जाम हुआ था UP-SSC से, तो एक अंकित भाटी सर हैं, उनकी किताब आई थी पेट में, है ना, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उनके पहले पन्ने का ज्योग्राफी का पहला ही स्टेटमेंट गलत था। उन्होंने म्यांमार की जो सीमा बना रखी थी, अगर पुरानी किताब हो तो ठीक है, नहीं हम ला के दिखा देंगे। म्यांमार की सीमा उन्होंने जो बनाई थी कि ये राज्य लगते, बिल्कुल नहीं लगते राज्य। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में उन्होंने प्रत्येक दिया था कौन सा कुरियन वाला था, वर्गीज कुरियन का श्वेत क्रांति की डेट वो भी गलत थी, क्योंकि 13 जनवरी 1970 उसकी सही डेट है। उन्होंने 30 जनवरी दिया था, गलत है उसकी डेट, 13 ही दिए थे। हाँ 30 ही दिए, 13 तो थोड़ा सा किताब भी रिकमेंड सर लोग से ही पूछ करके ले लेना, नहीं तो किताबें जो दिखाया जाए पढ़ो, तभी एग्जाम पढ़ने में समय है। अब सोचते हैं कि कम से कम जो किताब पढ़ो तुम्हारे काम की हो, मेहनत उतनी करोगे। लग गया 2-4 शब्दों 2-4 प्रश्नों से तो लोगों के यहाँ सिलेक्शन किया करते हैं। एक नंबर में तो मरी आगे पीछे होती। कुछ लिखाए थे, क्या लिखाए थे बताओ? सकल GNH है ना, GNH सकल राष्ट्रीय खुशहाली है ना, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। देखो मैंने कहा हर देश में अलग अलग सिस्टम है, किसी ने कुछ और माना, किसी ने कुछ और माना। एक उनका क्या नाम था? जिंगमे सिंगे वांगचुक, ये भूटान के नरेश रहे। दुनिया ने कहा, भारत देश ने कहा नेशनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? GDP। और देशों ने कहा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति है। अब ये भी नरेश रहे, नरेश का मतलब राजा, ये अपने यहाँ के राजा थे। इन्होंने कहा ना हम GDP मानते हैं ना पर कैपिटा इनकम। दुनिया का एकमात्र देश है भूटान, जहां पर उस देश की राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? GNH से, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से। सकल घरेलू क्या होगा? घरेलू गया, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा 1972 में दिया गया था और इन्होंने माना। इसके लिए कई कॉन्सेप्ट थे इनके। इन्होंने कहा पहली चीज तो इकोलॉजी जो होती है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो सही होना चाहिए, आदमी शिक्षित होना चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए, बहुत चीजें बताए। और इन्होंने कहा कि अगर जैसे मान एटमॉस्फेयर सही होगा, आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, ज़्यादा काम करेगा, मनोरंजन, खुश होगा। 7-8 पॉइंट बताए। अंत में इन्होंने कहा किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जीवन एनवायरमेंट से डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? और वो अगर सही होगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, सीधी सी बात है, भूटान हो चाहे कोई और देश हो, उसकी ग्रोथ दर अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा इनका मानना था। बात समझ रहे हो? अगर तुमसे कहा जाए कि भारत के हिसाब से खुशहाली के लिए मापदंड क्या होगा? GDP, और कहा जाए भूटान के हिसाब से GNH, यही तो लिखोगे। और GDP लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने माना कहाँ है अभी तक। ठीक, तो जैसे यहाँ हैप्पीनेस होगा, ये का मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल घरेलू खुशहाली। उसके बाद क्लास सर की है ना क्लास? सर इसमें 136 नंबर पे है ना भारत? क्या करें? नंबर पे
सारे सूचकांक में इस समय भारत अपना 126 नंबर पे है। काहे में? तो सारे सूचकांक अब ये तो करंट का डाटा लेकिन 26 है, नहीं मालूम है सर तत्काल में, लेकिन 26 ही है तो होगा फिर, इसलिए कि अब मैगजीन इधर आई होगी तुरंत में, क्योंकि करंट का मतलब ये होता है, जैसे एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी भारत देश में रेपो दर कितनी है, तो मैंने कहा 6.5%, लेकिन ये तुम्हें बता रहे जून से पहले, क्या लगा जून से पहले। अब शक्तिकांत दास जो है अपने यहाँ गवर्नर, उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति हम जारी करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम्हें बता दें 6.5% पता लगे, पेपर में आज आया हो 7.25%, और अगर कल तुम्हारा एग्जाम है तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा 7.25% का ना, क्योंकि हाल में जो परीक्षा होगी तो उसके हिसाब से पूछेगा। अब ये जो करंट का है देखना पड़ेगा ना, पढ़ाएंगे देखेंगे नहीं, हमारा एग्जाम होगा तो पढ़ेंगे। करंट का एक ऐसा चार्ट होता है जो तत्काल में पढ़ा जाता है, तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता था 20 साल तैयारी किया हो, इसीलिए वो तो करंट है ना। अभी कोई पूछ रही मोदी जी कल कहाँ से लौटे हैं, तो ये भी तुम बता सकते हो ना, हम बता सकते तो आप भी बता सकते, जो पेपर आज पढ़ के आया होगा वो बता देगा, और जो पेपर ही नहीं पढ़ रहा है तो क्या बताएगा। मोदी जी कहीं गए हैं इस समय तो भारत देश में है। अभी तो कल कह रहे थे कि भारत देश का चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे मणिपुर रहा हो, जिस तरह से घटनाएं भारत देश में घटी हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा। सरकार चाहे जिसकी हो, वहाँ के इतने मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है वहाँ के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की, क्योंकि भाई शासना प्रमुख है देश के। चलो लिखो लिखो, सकल राष्ट्रीय खुशहाली का सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली का सूचकांक भूटान द्वारा पहली बार प्रयोग में लाया गया। सकल राष्ट्रीय खुशहाली का सूचकांक भूटान द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। एक ठीक आगे लिखो, इस सूचकांक के अंतर्गत स्वास्थ्य, इस सूचकांक के अंतर्गत क्या के डैश, अंतर्गत जहां लिखोगे डैश करके, अंतर्गत डैश शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मनोरंजन, संस्कृति, कामा लगाते जाना, संस्कृति, सुशासन, वैज्ञानिक भलाई इत्यादि मानकों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि मानकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगली लाइन से लिखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1972, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में भूटान के नरेश जिंगमे सिंगए वांगचुक द्वारा का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, या किया गया, पूर्ण विराम लगा लेना, किया गया। आगे लिखो, जीडीपी के स्थान पर भूटान में
सकल राष्ट्रीय खुशहाली जीडीपी के स्थान पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली ब्रैकेट में लिखो GNH ब्रैकेट बंद को राष्ट्रीय आय का मापदंड माना जाता है। राष्ट्रीय आय का मापदंड माना जाता, ठीक है। ठीक, अब मैंने कहा कि प्रत्येक देश अपने अपने लिए स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से भैया काम करते हैं। जैसे उनके यहाँ लोग भारत देश में देखो, नाइजर में क्या हो गया, मोहम्मद वजीर बाजौन नाम है ना उसका, जो वहाँ का सम्राट है, हम लोग तख्ता पलट कर दिए, मान नहीं रहे उसकी सत्ता को, है कि नहीं। कह रहा ना, प्रश्न है कभी पेपर हो जाए पूछ लिया जाए। हाल ही में एक देश में सरकार का तख्ता पलट हुआ है, नाइजर में। नाइजर कहाँ पड़ेगा, अफ्रीका में है ना, छोटा सा देश है नाइजर।